देखिए यहाँ मैंने अभी आपके सामने कुछ एंगल्स लिखे हैं, डिग्री में भी है, रेडियन में भी है। देखते हैं कि इनको हमें अगर लोकेट करना हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है तो कैसे करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल IIT JEE मैथ्स सिंप्लीफाइड बाय मीनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग अपने जो वीडियोस हैं उसमें बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। सीक्वेंशियली मैं टॉपिक्स ले रही हूँ और अभी हमारा लेटेस्ट टॉपिक चल रहा था लॉगरिथम, जो कि मैं कंटिन्यू करूंगी। बट कमेंट सेक्शन में आप में से कुछ बच्चों ने ये मुझे लिखा कि मैं और कुछ दूसरे चैप्टर्स हैं जिनमें आप लोगों को डिफिकल्टी फील हो रही है, जो अभी तक मैंने अपने वीडियोस में नहीं लिए हैं। आप रिक्वेस्ट करे थे कि मैं वो चैप्टर्स लूँ, तो उसके लिए मैंने ये प्लान किया है कि उन चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं जिनमें यूजुअली स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फील होती है, उनको मैं बूस्टर के फॉर्म में बीच बीच में उन पे वीडियोस बनाऊंगी और आपको समझाऊंगी। मीनवाइल हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉगरिथम, वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री से, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी एंगल्स के बारे में। जैसे कई बार कई बड़े बड़े एंगल्स और रैंडम एंगल्स आ जाते हैं, तो वो कहाँ लोकेटेड होते हैं उसका बच्चों को आइडिया नहीं लगता, वो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो बड़े बड़े एंगल्स पर आने से पहले मैं आपको जो एंगल्स का बेसिक है उसका एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि एंगल्स का मतलब क्या होता है। एक रे कंसिडर करते हैं। अब इस रे को हम रोटेट कर दें इधर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब उस डायरेक्शन में रोटेट करना जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई चलती है। तो घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में चलती हैं उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन होता है उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये रे को मान लो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके यहां पहुंचा दिया। ये मैंने इसको रे यहां थी और यहां पहुंचा दिया, तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं। एंगल का मतलब यह है कि आपने इसको कितना रोटेट किया, द अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये आपको आपने जितना घुमाया है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एंगल। जैसे कि मैंने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। यही रे सपोज यहां होती और हमने इसको इस डायरेक्शन में यूं रोटेट किया होता, ऐसे घुमाया होता, तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम उस एंगल के आगे माइनस साइन लगा देते हैं। एक चीज समझिए, जैसे सपोज ये एंगल है यहां पर, सपोज इस एंगल का मेजरमेंट है थीटा, सपोज इस एंगल का मेजरमेंट है थीटा, तो इसमें इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड और इसको हम बोलेंगे टर्मिनल साइड। बिल्कुल इसी तरीके से रे हमारी यहां थी तो ये इनिशियल साइड है, और ये जो साइड है इस वाले रे को हम बोलेंगे टर्मिनल साइड। इसके बाद हम देखते हैं कि एंगल की यूनिट्स क्या होती हैं। एंगल को मेजर करने के लिए मेनली दो यूनिट्स यूज होती हैं, एक होती है डिग्री और एक होती है रेडियन। जैसे अगर कोई एंगल है थीटा, अगर आप उसे डिग्री में मेजर कर रहे हैं तो थीटा के ऊपर ये इस तरह से छोटा सा सर्कल बन जाएगा, ये हो गया डिग्री। और एक यूनिट होती है रेडियन, जिसमें आप ऊपर कुछ नहीं लगाते तो वो भी रेडियन है, या फिर आप उसमें ऊपर छोटा सा एक सी लगा सकते हैं। अब इन दो यूनिट्स में आपस में क्या रिलेशन है उसे समझने के लिए आप यूं समझिए कि सपोज एक रे है यहां, अगर मैंने इसको इतना रोटेट कर दिया कि ये एकदम ही वर्टिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई, ये सपोज मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये डिग्री में हम बोलेंगे कि हमने इसमें रोटेशन दिया है 180 डिग्री। और इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को रेडियन में बोलना हो तो इसे हम बोलेंगे पाई रेडियन। तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन डिग्री में होता है 180 डिग्री एंड द सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन इन रेडियंस इज कॉल्ड पाई रेडियन। सो वी से दैट 180 डिग्री इज पाई रेडियन। नाउ व्हाट इज पाई? जैसे कि आपने लोअर क्लास में पाई पढ़ा ही है, जब आपने सर्कल पढ़ा था, उसका एरिया पढ़ा था, तो पाई क्या होता है इसका आपको आइडिया है। पाई एक इरैशनल नंबर होता है विच इज अ कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू
3.414 के अप्रोक्सीमेट होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि इररेशनल है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 3.414 होती है, और उसी को अगर राउंड ऑफ करके हम लिखें तो ये 22/7 भी होता है। 22/7 से आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये रैशनल है, ये इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7। तो ये होता है पाई। इधर से हम आते हैं, तो अगर आप ये रिलेशनशिप याद रखते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो इसकी हेल्प से आप जब चाहें डिग्री के एंगल को रेडियन में और रेडियन वाले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। तो डी डिग्री कितना होगा, आप इसको डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने रेडियन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर 0 डिग्री की बात करें तो आप यहाँ d की जगह 0 रख के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो रेडियन में कितना होता है। तो 0 डिग्री इज 0 रेडियन। 30 डिग्री की बात करें तो यहाँ 30 रखिए d की जगह, 30 पाई अपॉन 180, तो 30 और 180 कैंसिल होंगे और ये आ जाएगा पाई बाय 6। यहाँ पे मैं डिग्री लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं इसी को रेडियन में लिख रही हूँ। फिर इसके बाद बात करते हैं 45 डिग्री की। 45 डिग्री यहाँ d की जगह रख के देखिए, यह आएगा पाई बाय 4। 60 डिग्री की बात करें तो यहाँ आप d में 60 डिग्री रख के देखो, पाई बाय 3। और इसी तरीके से 90 डिग्री के लिए आप d की जगह 90 रखोगे तो पाई बाय 2। ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाले एंगल्स हैं, तो इनको रेडियन में क्या बोलते हैं इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा कि जैसे ही पाई बाय 6 बोला जाए तो इमीडिएट आपके दिमाग में आए पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, या पाई बाय 3 बोला जाए तो इमीडिएट आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिक एंगल्स हैं जिनको आपको रेडियन में पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं। यही से इसी कन्वर्जन से मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जैसे कि हमने देखा 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, वहां से हम ये भी तो कह सकते हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि हमें पाई को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1 रेडियन इज 180 डिग्री, सॉरी 180 अपॉन पाई डिग्री 1 रेडियन। तो अगर 1 रेडियन का हमें आइडिया लेना हो कि अप्रोक्सीमेटली कितना डिग्री होता है तो वो हम यहां से देखते हैं। पाई की जगह आप रख दीजिए 22/7 जो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो जैसे ही आप 180 अपॉन 22/7 रख के निकालेंगे कि ये कितना डिग्री है, तो ये आ जाता है 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब जब हम ये जान चुके हैं कि एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ जो कि एंगल्स के साथ बहुत यूजुअली यूज होती हैं और जिनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। कुछ टर्म्स इसमें ऐसी हैं जो आपको बहुत पहले से पता होंगी, बट मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले एक्यूट एंगल की। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, या यूं कह सकते हैं रेडियन में कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में हो। तो इस तरह का जो एंगल होता है जिसका की मेजरमेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। इसके बाद बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। तो ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो, ये अगर थीटा है और अगर ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री के बीच में है, रेडियन में बोले तो हम कह सकते हैं पाई बाय 2 से बड़ा और पाई के बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कोटर्मिनल एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जिनका इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो। जैसे यहां मैं एक एंगल बनाती हूं, सपोज ये इसका इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, और यहां मैंने मान लो ये मेजर किया है थीटा, ये एंगल है थीटा। अब मैं एक और एंगल बना रही हूं जिसका इनिशियल साइड यही रहेगा और टर्मिनल साइड यही रहेगा। यहां से मैंने स्टार्ट किया और ये इस तरह से घूम के यहां आया। तो ये जो पूरा एंगल है इसका अगर हम अमाउंट नोट करें कितना है, तो ये है थीटा प्लस पूरा एक राउंड 2 पाई। तो एक सबसे अंदर एंगल आपने बनाया थीटा, ये वाला एंगल है थीटा प्लस 2 पाई। तो इसका भी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड वही है जो थीटा एंगल का था। तो थीटा और थीटा प्लस 2 पाई ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे कोटर्मिनल एंगल्स। एक और देखते हैं, ये इनिशियल साइड ले लेते हैं, टर्मिनल साइड अपनी वो है, लेकिन अब की बार मैं एंगल बना देती हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां से इनिशियल साइड से मैंने लिया और ये घूम के हम टर्मिनल साइड तक चले गए। वही इनिशियल साइड है, वही टर्मिनल साइड है।
इसका टोटल मेजरमेंट कितना होगा? देखिए पूरा यहां तक आ जाते तो ये -2 पाई होता, अगर हम पूरा एक राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाते तो -2 पाई आता, लेकिन उसमें थीटा कम है तो इट इज थीटा -2 पाई। तो ये जो 3 एंगल्स मैंने यहाँ लिखे ये सब को टर्मिनल एंगल्स हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो भी को टर्मिनल एंगल्स हैं इनका जो डिफरेंस है वो 2 पाई का ही कोई मल्टीपल है। जैसे 2 पाई है, -2 पाई है, आप इस तरह से 2 राउंड काट के 4 पाई भी बना सकते थे, मतलब थीटा प्लस 4 पाई। तो इसका मतलब अगर को टर्मिनल एंगल्स होते हैं तो उनका डिफरेंस 2 पाई का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि थीटा का को टर्मिनल एंगल होगा थीटा प्लस 2n पाई, where n belongs to integer। ठीक है, और इसके बाद एक टर्म और एंगल्स में यूज होती है जिसे हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स समझते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम या डिफरेंस π/2 का कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो। जैसे अगर कोई एंगल है थीटा तो इसमें हम π/2 ऐड कर दें, π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा, या π/2 का कोई मल्टीपल ले लीजिए तो π/2 का ट्वाइस करोगे तो जैसे पाई आ जाएगा, या π/2 का थ्राइस करोगे मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3π/2। तो आप पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा या 3π/2 प्लस या माइनस थीटा कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी दो एंगल्स आप देखते हो तो उनका जो डिफरेंस है या सम π/2 का कोई मल्टीपल आ रहा है, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं अलाइड एंगल्स। तो हम यूं कह सकते हैं कि थीटा और थीटा प्लस या माइनस n π/2, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होते हैं अलाइड एंगल्स। अब देखते हैं कि किसी भी एंगल को क्वाड्रेंट सिस्टम में फील करने का मतलब क्या होता है। जैसे आपको कोई भी एक एंगल दे रखा है जिसे आपको क्वाड्रेंट सिस्टम में बनाना है, तो उसका इनिशियल साइड हमेशा यहां फिक्स रहेगा। अगर वो एंगल पॉजिटिव है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेंगे, अगर नेगेटिव है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। रोटेशन के बाद वो उसका टर्मिनल साइड कहां आकर रुका वो हमें फील देगा कि एंगल कहां लोकेटेड है। मतलब ये मैटर करेगा कि जो एंगल आपको पता करना है क्वाड्रेंट सिस्टम में कहां है, उसका बेसिकली टर्मिनल साइड कहां आकर रुक रहा है, वो हमें फील देगा कि एंगल कहां पर है। तो ये टर्मिनल साइड इस लाइन पर हो सकती है या इस लाइन पर हो सकती है या यहां इस लाइन पर या इस लाइन पर हो सकती है। इन चारों में से किसी भी लाइन पर ये टर्मिनल साइड हो सकती है, या फिर इन दोनों लाइंस के बीच में यहां, जिसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसमें हो सकती है, या वो टर्मिनल साइड इन दोनों लाइंस के बीच में यहां सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकती है, या इन दोनों लाइंस के बीच में यहां थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, या किसी भी एंगल की टर्मिनल साइड इन दोनों लाइंस के बीच में यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकती है। तो अब ये देखते हैं कि एंगल की टर्मिनल साइड अगर इनमें से किसी लाइन पर है तो हम कैसे लोकेट करेंगे, या क्वाड्रेंट में है तो कैसे लोकेट करेंगे। तो अगर टर्मिनल साइड भी यही आ जाती है जहां इनिशियल साइड है तो ये हो गया 0, एंगल हो गया 0। टर्मिनल साइड अगर यहां आ जाती है, इनिशियल साइड अपनी यहां है, टर्मिनल साइड यहां आ जाती है, तो ये एंगल हो गया π/2। और टर्मिनल साइड यहां आ जाती है तो ये पूरा एंगल आ गया पाई। और टर्मिनल साइड अगर यहां आ रही है, ये वाली साइड टर्मिनल है, तो 3π/2। और फिर यहां से वापस टर्मिनल साइड इसी पर आ रही है तो ये पूरा आ गया 2 पाई। ठीक है, फिर आप इस तरह से देखिए कि यहां से टर्मिनल साइड अगर ऐसे हम ले जाएं, इनिशियल साइड पे हम घूम के टर्मिनल साइड ये वाली बनाई, तो ये एंगल आ गया 2 पाई प्लस π/2। 2 पाई प्लस π/2 को आप लिख सकते हो जैसे ये 2 पाई प्लस π/2, मतलब आप इसको 5π/2 भी कह सकते हो। इसी रोटेशन में हम और आगे बढ़ जाए और टर्मिनल साइड ये आ जाए तो ये टोटल हो गया 2 पाई प्लस पाई, मतलब यहां आ गया 3 पाई। सेकेंड राउंड में अगर हम यहां आते हैं, टर्मिनल साइड ये आ जाती है, यानी 2 पाई प्लस 3π/2, तो ये हो जाएगा, यहां आ जाएगा 7π/2। सेकेंड राउंड में हम घूम के फिर इधर आते हैं, तो पहले राउंड में यहां आया 2 पाई, उसी को आगे बढ़ा दिया तो इस टर्मिनल साइड पर आने के लिए यहां आ जाता है 4 पाई। ठीक है, अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के देखते हैं कि टर्मिनल साइड कहां कहां आ रही है तो कितना एंगल बन रहा है।
इनिशियल साइड अपनी यहाँ फिक्स्ड है। अगर आप क्लॉकवाइज घूम के यहाँ आते हो तो ये मेजरमेंट है π/2 लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इसी जगह पर आ गया -π/2। नेगेटिव में अगर आप यहां पहुंच रहे हो तो ये है पाई लेकिन माइनस साइन के साथ, मतलब इस जगह आता है -π भी यहां आ गया। यहीं से आप यहां पहुंचते हो तो ये है -3π/2, और उल्टा घूम के आप यहां तक आते हो तो इसी जगह पर आ जाता है आपके पास -2π एंड सो ऑन। तो यहां आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, इन लाइंस पर अगर कभी टर्मिनल साइड आती है तो क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए अगर इस साइड पर या इस साइड पर आ रही है अगर टर्मिनल साइड, तो एंगल्स किस तरह के हैं, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, यानी पाई इंटू सम इंटीजर, जिसमें भी आप देख सकते हो कि इधर की साइड पाई के साथ जो मल्टीपल आ रहा है वो इवन इंटीजर है, और इधर की साइड पाई के साथ जो मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल जो है वो ऑड है। तो इस साइड पे जितने भी एंगल्स आते हैं जिनकी टर्मिनल साइड ये होती है वो पाई के इवन मल्टीपल्स होते हैं, यानी उनका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लिख सकते हैं 2n पाई, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इस साइड जो मल्टीपल्स ऑफ पाई आते हैं वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई आते हैं, यानी कि वो एंगल्स जिनकी टर्मिनल साइड ये वाली साइड होती है वो है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो ऑड के लिए आप 2n+1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये दोनों एक साथ अगर हमें बोलने हो तो ये है पाई के इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब जिसमें इस वाली साइड पे आने वाले एंगल्स और इस वाली साइड पे आने वाले एंगल्स दोनों को एक साथ बोलना हो तो इनको हम बोलेंगे n पाई, क्योंकि देखिए 2π इधर आ रहा है तो 3π इधर आ रहा है, 4π इधर आ रहा है तो 5π इधर आ रहा है, यानी इंटीजर इंटू पाई इन दोनों को मिलाकर आते हैं। अब इनका अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखिए यहाँ दोनों के साथ क्या हो रहा है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं, यानी ऑड इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय π/2, जैसे कि यहाँ 5 मल्टीप्लाइड बाय π/2, 1 मल्टीप्लाइड बाय π/2, यहाँ आ रहा है 3π/2, 7π/2, यानी इन दोनों साइड्स पे आने वाले एंगल्स का नेचर किस तरह का होता है, ऑड इंटीजर इंटू π/2, जिसको हम बोल सकते हैं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। तो इन दोनों एंगल्स को अगर हमें एक साथ बोलना हो, मतलब इन दोनों साइड्स पे आने वाले सभी एंगल्स को हमें एक साथ बोलना हो, तो उनको हम कह सकते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, जहां पर n इंटीजर है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें कि इस साइड पे जो एंगल्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, तो देखिए यहाँ आ रहा है π/2, 5π/2, इन इंटीजर्स पे ध्यान दीजिए, जैसे 5π/2 आ गया, इसके बाद अगला यहाँ आ जाएगा 9π/2। तो ये जो इंटीजर्स π/2 के साथ आ रहे हैं इन पे अगर आप ध्यान दें तो ये 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि अगर इन इंटीजर्स को आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे आप 5 को डिवाइड करके देखिए, रिमाइंडर आ रहा है 1। आप 9 को 4 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ठीक है, ये इस साइड जो एंगल्स आ रहे हैं इनमें जो इंटीजर्स हैं जैसे 3, 7 और भी आगे आएंगे, इन सबको अगर आप 4 से डिवाइड करके देखोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। जैसे आप 3 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 3, 7 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 3। इसका मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको पहले बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ देखा कि 2n पाई है, इधर आने वाले एंगल्स हैं 2n पाई, तो आप इससे π/2 और आगे बढ़ जाते हो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो, तो यहाँ आने वाले एंगल्स को हम लिख सकते हैं ना, 2n पाई में हमने π/2 और ऐड कर दिया, 2n पाई ये एंगल्स, इनमें हमने π/2 ऐड कर दिया। अब इसी को देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो इसमें से अगर मैं π/2 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 4n+1 मल्टीप्लाइड बाय π/2, अगर मैं π/2 कॉमन निकाल लूं, या यूं समझो कि π/2 को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाए तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो देखिए ये 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा इंटीजर है, इसीलिए इसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बच रहा है। और यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न है, तो देखो यहाँ 2n पाई आ रहा है, तो 2n पाई में हम 3π/2 ऐड कर दे तो इस जगह आ जाएंगे। 2n पाई में ये एंगल कितना है, 3π/2, तो यहां आ रहा है 2n पाई प्लस 3π/2, इसमें से आप π/2 कॉमन लो तो ये आ जाएगा 4n प्लस 3π/2। तो ये वही चीज है जो मैं आपसे कह रही थी कि यहाँ जो इंटीजर्स लिखे हुए हैं इनको आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो 4n प्लस 3π/2 यहाँ आने वाले, इस साइड पर आने वाले एंगल्स हैं, इनको दूसरा तरीका लिखने का ये भी होता है कि आप लिख सकते हो 4n - 1π/2,
बहुत ही इजी, हम इजीली इस बात को कह सकते हैं। कैसे? यहाँ 2n पाई आ रहा है, तो इसमें पूरा 3π/2 ऐड करके यहाँ पहुंचने की जगह एक दूसरा रास्ता ये भी है कि इस 2n पाई में हम सीधे यहाँ से शॉर्टकट मारे और π/2 माइनस कर दे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए। लेकिन क्लॉकवाइज घूमने के लिए तो माइनस लगाना पड़ता है ना, तो 2n पाई माइनस π/2, तो 2n पाई माइनस π/2 में से जैसे ही आप π/2 कॉमन लोगे तो उसको आप 4n-1 इंटू π/2 भी लिख सकते हो। तो ये पूरी बात अगर आपको समझ आ जाती है, एक बार मैं आपको इसको समराइज करके बताती हूँ। ये दो एक साथ बोलने हो तो एक साथ बोलेंगे n पाई। n पाई में यहाँ आने वाले सारे एंगल्स और यहाँ आने वाले सारे एंगल्स सब एक साथ उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ आने वाले एंगल्स, इस लाइन पर आने वाले एंगल्स, मतलब जिन एंगल्स की टर्मिनल साइड यहाँ है, उनकी बात करें तो वो है 2n पाई, यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। स्पेसिफिकली इस लाइन पर आने वाले एंगल्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, 2n+1 या 2n-1 पाई। क्लियर? इन दोनों लाइंस को एक साथ बोले, मतलब इन दोनों लाइंस पर आने वाले एंगल्स, जिनमें ये सारे एंगल्स और ये सारे एंगल्स, इन सबको एक साथ बोलना हो तो इनका जनरल फॉर्म है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इधर भी है, इधर भी। इनमें स्पेसिफिकली यहां आने वाले एंगल्स की बात करनी हो तो वो पैटर्न होगा 4n+1 इंटू π/2, यानी π/2 के साथ ऐसा ऑड नंबर लिखा होगा जो कि 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। और स्पेसिफिकली इस लाइन की बात करनी हो तो यहाँ पे भी ऑड इंटू π/2 है, यानी ऑड नंबर इंटू π/2, लेकिन उस ऑड नंबर का पैटर्न होगा 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि 4 के मल्टीपल से एक कम। सोच के देखिए, जो भी नंबर 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा, उसी नंबर को आप ये भी कह सकते हो कि वो 4 के मल्टीपल से एक कम है। गॉट इट? तो ये जो बात अभी मैंने आपको समझाई है, इसको मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, एंगल इन दो में से किसी फॉर्म में हो सकता है। अगर वो n पाई लिखा है, यहाँ इन सभी जगहों पर n इंटीजर है, या फिर वो n π/2 लिखा है। अगर n पाई लिखा है यानी पाई के साथ कोई भी इंटीजर, तो दो बातें होंगी, या तो n इवन होगा या n ऑड होगा। अगर n इवन है तो ये इस साइड पर आने वाले एंगल्स की बात हो रही है। अगर n ऑड है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आते हैं इस साइड, यानी उन एंगल्स की टर्मिनल साइड ये वाली है। अगर π/2 का कोई मल्टीपल आ जाता है तो π/2 का मल्टीपल जो आया है इस n पे, सबसे पहले ये डिपेंड करेगा कि ये जो n है ये इवन है या ऑड है। अगर ये n इवन है तो सोचिए, अगर इवन है तो 2 और n तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना। जैसे अगर ये 4 है तो 4 π/2 अगर लिखा है तो पहले तो आप 4 और 2 को कैंसिल ही कर दो, और जैसे ही आप कैंसिल करोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। तो अगर n इवन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, और हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर n ऑड है तो यहां से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो ऑड नंबर है ये 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है या 3 ज्यादा है। तो अगर ये n 4 के किसी मल्टीपल से एक ज्यादा है तो ये लाई करेगा इस लाइन पर, और अगर ये n 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है, इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं कि ये 4 के मल्टीपल से एक कम है। यहाँ पर m जो हम यूज कर रहे हैं वो इंटीजर है, तो ये लाई करेगा इस लाइन पर। अब ये समझते हैं कि अगर कोई एंगल किसी क्वाड्रेंट में है तो उसका क्या पैटर्न होता है। जैसे कि हमने देखा कि इस जगह पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आते हैं, जिसको हम 2n पाई भी बोलते हैं, और यहाँ पर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई आते हैं जिनको हम 2n+1 पाई बोलते हैं। तो अगर कोई क्वाड्रेंट अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो आप ये समझिए कि यहाँ 2n पाई है। अगर 2n पाई में हम कुछ ऐड कर देंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और अगर हम 2n पाई में कुछ माइनस कर देंगे तो माइनस का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो उसका पैटर्न होता है 2n पाई प्लस थीटा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो उसका पैटर्न होता है 2n पाई माइनस थीटा। बिल्कुल इसी तरह से देखिए कि यहाँ 2n पाई, यहाँ पर 2n+1 पाई लिखा है, इसमें अगर हम कुछ ऐड कर देंगे तो हम ऐड करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि हम पहुंच जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर 2n+1 पाई में हम कुछ माइनस करते हैं तो माइनस करने का मतलब
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना, तो हम पहुंच जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 2n+1 पाई माइनस 2n+1 पाई माइनस थीटा का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स का पैटर्न ये होता है, और 2n+1 पाई प्लस थीटा से हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स का पैटर्न ये होता है। देखिए मैंने कुछ एंगल्स लिखे हैं और अब देखते हैं कि ये कहां लाई करेंगे। सबसे पहले 1248 पाई, कितना भी बड़ा नंबर है, अल्टीमेटली हमें सिर्फ ये देखना है ये पाई का एक इंटीग्रल मल्टीपल है। अब पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में ये मैटर करता है कि वो इंटीजर इवन है या ऑड है। तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि 1248 एक इवन नंबर है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहां लाया करता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई लाया करता है इस जगह। तो 1248 पाई की लोकेशन हो गई यहां। 137 पाई यानी n पाई, जहां पर n क्या है 137, 137 कैसा नंबर है, ऑड, तो ऑड पाई कहां लाया करता है, ऑड पाई लाया करता है इस जगह। तो 137 पाई की लोकेशन हो गई ये। 10,857 पाई इंटीजर पाई है यानी n पाई, जहां n है ऑड, तो कहां लाया करेगा, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है इस जगह। 10,000 पाई यानी कि n पाई, जहां पर n है 10,000 मतलब इवन, तो सिर्फ इतना ही देखना है इवन पाई या ऑड पाई। इवन पाई है तो इसकी लोकेशन हो गई यहां। 457 पाई बाय 2, अब पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो ये देखना होगा कि ये इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो ये इनमें कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब n पाई वाली कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर ऑड है तो ये देखना है कि ये ऑड नंबर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे रहा है या रिमाइंडर 3 दे रहा है। तो ये तो ऑड है, तो ऑड है तो 457 को आप 4 से डिवाइड करके देखो। तो देखो 457 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 1। तो अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 4 में अगर रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है तो ये लाई कर रहा है इस जगह, यानी 457 पाई बाय 2 यहां आने वाला एंगल है। 542 पाई, 542 पाई में 542 तो इवन नंबर है, इवन है तो मतलब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ये n पाई वाली कैटेगरी में चला जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम 2 से कैंसिल करें तो ये बन जाएगा 271 पाई। अब ये बन गया n पाई वाली कैटेगरी का नंबर, और n पाई में n ऑड है, तो n पाई तो इन दोनों में से यहां आता है, n इवन होता है तो इस जगह आ जाता है, ऑड होता है तो इस जगह आ जाता है। तो n पाई में n ऑड है तो इसकी लोकेशन हो गई ये। क्लियर? 1075 पाई बाय 2, पाई बाय 2 के आगे इंटीजर और वो इंटीजर है ऑड, ऑड है तो हमें बस ये देखना है कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 है या 3। रिमाइंडर 1 है ऊपर, रिमाइंडर 3 है तो इसकी लोकेशन है नीचे। तो 1075 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करोगे तो 27, 27 को 4 से डिवाइड करोगे तो 24, 35, 35 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आता है 3। तो इसको इसमें रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है तो इसकी लोकेशन हो गई ये वाली साइड। तो बहुत ही इजी है, मैंने जैसे कि आपको फ्लो चार्ट से समझा दिया, आपके पास कभी भी इस तरह का एंगल आए तो आप बहुत ही इजीली उसकी लोकेशन बता सकते हो। 3489 पाई n पाई वाली कैटेगरी है, जहां पर n कैसा नंबर है, ऑड, तो n पाई में n ऑड होता है तो लोकेशन आ जाती है कौन सी साइड, ये वाली साइड। तो 3489 पाई इस जगह लाया करता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे एंगल्स जो इन लाइंस के बीच में लाई करते हैं, यानी क्वाड्रेंट्स में, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इनमें, तो वो हम कैसे पता करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अगर बड़ा सा एंगल हो। आइए वो समझते हैं। उसे समझने के लिए जो हमने इससे पहले समझा है, अगर ये क्लियर है तो उसे समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं 1765 डिग्री, चलो डिग्री में ले लेते हैं,
ये बताइए ये कहाँ लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 90 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का फर्क है। यहां से यहां आते हैं तो पाई बाय 2 का, यहां से यहां आते हैं तो पाई बाय 2 का। तो इसको आप सबसे पहले 90 से डिवाइड कर दो। तो मैंने 1765 को 90 से डिवाइड किया। तो सबसे पहले 90 वन जार 90, इसके बाद आप 5 नीचे उतारोगे और फिर 19 नाइन जार 810 और रिमाइंडर आ गया 5 एंड 5 55। 90 से डिवाइड करने पर आप देखोगे रिमाइंडर जो आएगा ऑब्वियसली वो 90 से कम होगा। 90 से कम होगा मतलब एक ऐसा एंगल होगा जो एक्यूट है। 90 से कम है मतलब एक्यूट है। तो देखो इस ऐसा करने का पर्पस क्या था कि हम इस 1765 को लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाइड बाय 19 प्लस 55। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया 19 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 55। ठीक है, अब पाई बाय 2 इंटू 19, तो ये मैंने आपको यहां समझाया ही है कि पाई बाय 2 इंटू 19 लिखा हो तो पाई बाय 2 के आगे ऑड नंबर है, तो इसकी लोकेशन हम कैसे पता करते हैं कि ये 4 के मल्टीपल्स मतलब ये 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे रहा है या 3, मतलब ये 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है या 3 ज्यादा है। तो 19 देखिए, 19 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है तो 19 पाई बाय 2 की लोकेशन हो गई ये, या 19 इंटू 90 डिग्री की लोकेशन हो गई ये। और इसमें हमने ऐड कर दिया 55 डिग्री, मतलब एक एक्यूट एंगल। तो इधर से आप 55 डिग्री आगे बढ़ोगे तो आप यहां कहीं पहुंचोगे, यानी कि इस एंगल की टर्मिनल साइड यहां आएगी, इस जगह। तो हमें पता चल गया ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। समझ आया क्या करना है, आपको 90 से डिवाइड करना है। 90 से डिवाइड करते ही आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 90 इंटू, या जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो, प्लस रिमाइंडर। यहां से आप लोकेशन पता कर सकते हो, हमने जो प्रीवियस मेथड देखा है उससे। तो ये 19 के साथ ऑड आया, ऑड को हमने देखा कि 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है या 3 ज्यादा है, उससे हमें इसकी लोकेशन मिल गई। उसमें आप एक्यूट एंगल ऐड कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हो। तो हमें पता चल गया कि 1765 डिग्री एक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। देखिए यहाँ मैंने अभी आपके सामने कुछ एंगल्स लिखे हैं, डिग्री में भी है, रेडियन में भी है। देखते हैं कि इनको हमें अगर लोकेट करना हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है तो कैसे करेंगे। जैसे कि डिग्री वाला मैंने अभी आपको बताया ही है, एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे 1190 डिग्री, क्या करना है, 90 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1190 को आप 90 से डिवाइड कर दो। 90 वन जार 90, जीरो नीचे उतारा, 3 जार 27, तो रिमाइंडर आ गया 20, एक एक्यूट एंगल। तो 1190 डिग्री को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री। 13 इंटू 90 डिग्री का मतलब 13 पाई बाय 2, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल, और वो ऑड नंबर 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है या 3 ज्यादा है। तो 4 का मल्टीपल होता है 12, उससे ये 1 ज्यादा है। तो इसकी लोकेशन यहाँ है, 13 इंटू पाई बाय 2 की यहाँ है, जिसमें ऐड हो गया 20 डिग्री, एक एक्यूट एंगल। तो 20 डिग्री ऐड होते ही इसकी लोकेशन आ गई सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। समझ आया। इसी तरीके से 765 डिग्री की बात करें तो जैसे कि आपसे बोला है 765 को 90 से डिवाइड कर दीजिए, तो 98 जार 720 और रिमाइंडर आ गया आपके पास 45। तो 765 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 8 इंटू पाई बाय 2, तो 8 तो इवन है, तो 8 और पाई बाय 2 का 2 कैंसिल होकर इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 180 डिग्री। मतलब आप समझिए माइंड में मेरे रेडियन चल रहा है कि ये पाई बाय 2 है, 2 और 8 कैंसिल हो गया तो ये बन गया 4 पाई, यानी 4 इंटू 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ये एन पाई वाली कैटेगरी हो गई जिसमें एन जो है वो इवन है, तो इवन पाई आता है इस जगह, और इसमें आपने 45 डिग्री ऐड कर दिया तो आप पहुंच गए कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब ये पूरा एंगल आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैंने रेडियन में लिखे हुए हैं। तो अगर एंगल रेडियन में हो तो एक तरीका तो ये है आपके पास कि आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, और डिग्री में कन्वर्ट करके जैसे हमने ये क्वेश्चंस किए हैं वैसे कर लीजिए, बट उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ मैं आपको एक इसका दूसरा तरीका बताती हूँ जिसमें हम इसको रेडियन में ही रखेंगे। वो तरीका ये है कि ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर है
इससे आप इस नंबर को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 113 को आप 3 से डिवाइड कर दो। जैसे आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो देखिए क्या क्वेश्चन आएगा और क्या रिमाइंडर आएगा। 7 are 21, तो रिमाइंडर आ गया 2। तो अब देखिए 113 को, यहाँ पे जो 113 है उसको लिखने का तरीका हो गया 3 इंटू 37, 3 इंटू 37 प्लस 2 इंटू पाई बाय 3। ये 113 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने देखा, इसमें आप पाई बाय 3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो जब ये पाई बाय 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 3 कैंसिल होकर के ये आ जाएगा 37 पाई, और 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 पाई बाय 3। तो रेडियन में जब हम करते हैं और हम ये वाला मेथड यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ हम पाई के मल्टीपल्स में डील कर रहे होते हैं, जबकि हम डिग्री में जब हम कर रहे थे तो क्योंकि हम 90 से डिवाइड कर रहे थे तो हमेशा हमारे पास रिमाइंडर जो बच रहा था वो एक एक्यूट एंगल बच रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हम पाई से डील कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है, मतलब यहाँ जो एंगल बच रहा है वो एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए फायदेमंद होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल से हम क्वाड्रेंट की लोकेशन और भी इजीली पता कर सकते हैं, प्लस आगे चल के जब हम रिडक्शन फॉर्मूला सीखेंगे तो उसमें हम एंगल्स को रिड्यूस करेंगे एक्यूट एंगल में। तो अब देखिए, अब जैसे ये 37 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर ये 2 पाई बाय 3 एक ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट नहीं है। तो इसी को लिखने का एक तरीका और जिससे कि आपको ये वाला एक्सप्रेशन एक्यूट दिखेगा वो ये है कि आप इसी में एक पाई ऐड कर दीजिए इसमें और एक पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें, यानी कि इसको एक बढ़ा दीजिए पाई ऐड करके और इसमें पाई सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 37 पाई को अगर मैं 38 पाई लिख रही हूं तो मैंने पाई ऐड कर दिया, तो इसके लिए आप 2 पाई बाय 3 में से पाई माइनस कर दो। तो 2 पाई बाय 3 में से आप पाई माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस पाई बाय 3, यानी कि ये है कि अगर आप इसको एक बढ़ाते हो तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल वहां पर आ जाता है माइनस साइन के साथ। दो एंगल सप्लीमेंट्री तब होते हैं जब उन एंगल्स का सम पाई होता है। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका हो गया ये, क्योंकि यहाँ हमें एक एक्यूट एंगल दिख रहा है तो यहाँ से सोचना हमारे लिए ज्यादा इजी है। तो देखिए, अब इस 113 पाई बाय 3 की लोकेशन हम इससे पता करेंगे। 38 पाई की लोकेशन आपको पता है, क्योंकि ये इवन पाई है तो इवन पाई आता है यहाँ, और इसमें माइनस पाई बाय 3, माइनस का मतलब आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चलोगे पाई बाय 3 तो आप पहुंच जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब 113 पाई बाय 3 जो है वो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 1065 पाई बाय 4, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने पे क्वेश्चन आएगा 2 6 6, क्वेश्चन आएगा ये, तो ये पाई के साथ आ जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1। ये आपको समझ आया कैसे आया? जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम 1065 को लिख सकते हैं 266 इंटू 4 प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4, और जैसे ही पाई बाय 4 को आप अंदर लेके जाओगे ये एक्सप्रेशन दिखिए। तो यहाँ देखिए, ये तो सीधे एक्यूट एंगल ही आ गया, तो हमें इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहीं से इसकी लोकेशन कह सकते हो 266 पाई यानी इवन पाई। इवन पाई में पाई बाय 4 ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो अगर आप यहाँ से पाई बाय 4 एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो आप पहुंच जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 1065 पाई बाय 4 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 1027 पाई बाय 6 की बात करें, 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 1 जार 6, 42 7 6 1 जार 6। क्वेश्चन आ रहा है 171 और रिमाइंडर है 1, तो ये 171 पाई प्लस पाई बाय 6 में रिड्यूस हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो एंगल है ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज। अगर एक्यूट है तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, ऑब्ट्यूज है तो जैसे कि मैंने आपको बोला इसमें पाई ऐड कर दो और इसमें पाई सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये तो आ गया आपके पास एक्यूट, तो यहीं से हम कह सकते हैं सबसे पहले 171 की लोकेशन, 171 पाई लाई करता है यहाँ, और उसमें पाई बाय 6 ऐड कर रहे हो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाय 6 एंगल और आगे बढ़ रहे हो, तो आप इसमें पाई बाय 6 और आगे बढ़ोगे तो आप पहुंच जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब 1027 पाई बाय 6 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, 197 पाई बाय 8। चलिए 8 से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा अगर आप 8 से डिवाइड करोगे, तो 20 और 37 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो 4, 32 और रिमाइंडर है 5,
तो 24 पाई प्लस 5 पाई बाय 8, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 5 पाई बाय 8 ऑब्ट्यूज है। अच्छा ये भी बहुत इजी है पता करना एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। अगर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के हाफ से ज्यादा है तो वो 90 डिग्री से आगे निकल गया, और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के हाफ से छोटा है तो वो एक्यूट है। अब 5 जो है वो 8 के हाफ से तो ज्यादा है तो ये ऑब्ट्यूज है, तो इसे हमें एक्यूट में कन्वर्ट करना होगा। तो एक्यूट में कन्वर्ट करने का तरीका है कि हम इसी को लिख सकते हैं, इसमें पाए बढ़ा दो और इसमें पाए कम कर दो, पाई ऐड किया पाई सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो यहां से इसकी लोकेशन पता करना बहुत ही इजी हो गया। 25 पाई होता है ऑड पाई, तो 25 पाई आता है यहाँ। इसमें हम माइनस कर रहे हैं 3 पाई बाय 8। 3 पाई बाय 8 एक एक्यूट एंगल है जो हम माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो आप क्लॉकवाइज जाओगे, एक एक्यूट एंगल, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां से आप एक एक्यूट एंगल पीछे जाते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो, तो 197 पाई बाय 8 की लोकेशन हो गई ये। तो ये जितने भी मैंने अभी आपके सामने एंगल्स लिखे हैं, आप इनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये चीज में अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो, ये आपको क्लियर हो जाता है, तो आगे जब हम रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसको समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।